हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। तो हमने पहली वाली वीडियो में देख लिया कि क्लासिकल अप्रोच के अंडर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी थी हमने उसके बारे में पढ़ा। अब उसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी जो थी वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी, है ना। उन्होंने मोस्टली वर्कर्स और जो लोअर लेवल के बारे में बात करी है उन्होंने, है ना। और यहाँ पर हम लोग जब हेनरी फेयोल की बात करते हैं तब इन्होंने मोस्टली फोकस दिया हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी नाम से ही हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में इंक्लूडेड हैं उनके ऊपर यहाँ पर हेनरी फेयोल ने बात करी है। ठीक है, तो फेयोल को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं। जैसे हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, वैसे ही हेनरी फेयोल को हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि हेनरी फेयोल ने ही पहली बार समझाया कि मैनेजर्स क्या काम करते हैं, व्हाट मैनेजर्स एक्चुअली डू, है ना। तो जहाँ पे टेलर ने फैक्ट्री वर्कर्स पर ध्यान दिया, वहीं पे हेनरी फेयोल ने मैनेजर्स के काम को समझाया, है ना। उन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बताया कि एक मैनेजर क्या क्या काम करता है और उसे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग बैकग्राउंड में देखें तो हेनरी फेयोल वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। ही वर्कड एज अ जनरल मैनेजर एंड डेवलप्ड हिज थियोरी बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। आगे अगर हम बात करें तो फेयोल ने 2 बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं मैनेजमेंट के लिए। तो पहला है, उसने एक तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए हमें कि 6 फंक्शंस कौन से होते हैं, क्या क्या काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए। और सेकंड इज़ उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से 6 फंक्शंस थे जो उन्होंने बताए। तो उसमें फर्स्ट है फोरकास्टिंग, है ना। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, मतलब आने वाले समय का वो एक अनुमान लगाते हैं कि आने वाला समय कैसा आ सकता है। ठीक है, कि क्या ट्रेंड में हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये काम होता है मैनेजर्स का। सेकंड इज़ प्लानिंग, सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम, है ना। एक गोल को डिसाइड करना और उसको अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए वो चीज़ें प्लान करना। ठीक है, एक ये भी उसका फंक्शन होता है। थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज़ अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क्स, मतलब काम करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है ना, उसे हमें सही तरह से पहले तो अरेंज करना है। कौन से रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, टास्क को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या हमको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाना है, वो भी एक काम होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, देन फोर्थ इज़ कमांडिंग, डायरेक्टिंग पीपल टू डू देयर वर्क, मतलब बताना अपने लोअर लेवल को कि उनको काम कैसे करना है, उनको कमांड देना, ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्ट करना, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेटिंग, इंश्योरिंग ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क इन सिंक, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे आपस में मिलके काम करें, एक तालमेल होना चाहिए सबके बीच में। ठीक है, एक सिंक्रोनाइजेशन में उनको काम करना है, ये भी इंश्योर करने का काम किसका रहता है, मैनेजमेंट का। और लास्ट उसका एक फंक्शन है, दैट इज़ कंट्रोलिंग, चेकिंग इफ़ गोल्स आर मेट एंड करेक्टिंग एरर्स, ये देखना कि जो भी उन्होंने सोचा है, जो भी उनका गोल है वो अचीव हुआ है या नहीं, है ना। जो प्रोसेस है, जो प्लान है, उसके हिसाब से काम चल रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो वहाँ पर उनको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जो एरर्स उन लोगों की तरफ से हुए हैं उसको कैसे करेक्ट करना, ये भी काम किसका होता है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट देखेगी ये सारी चीज़। अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें तो इसमें क्या है, इन अ हॉस्पिटल प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग द नंबर ऑफ स्टाफ नीडेड, कितना स्टाफ चाहिए हमको, तो उसकी हम लोग पहले प्लान बना लेंगे कि हॉस्पिटल में हमको इतने लोगों का स्टाफ चाहिए। नाउ ऑर्गेनाइजिंग इज़ एलोकेटिंग डॉक्टर्स टू वार्ड्स, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या कि अलग अलग वार्ड बना दिए हैं हम लोगों ने, तो उसमें किस वार्ड में कौन सा डॉक्टर जाएगा उसको हम लोग पहले ऑर्गेनाइज करके बता देंगे, एलोकेट कर देंगे डिफरेंट वार्ड्स में डॉक्टर को। और फिर कंट्रोलिंग इज़ चेकिंग वेदर पेशेंट केयर स्टैंडर्ड्स आर मेट, कंट्रोलिंग में हम लोग चेक करेंगे
कि जो भी पेशेंट को एक केयर मिलनी चाहिए, जो हम लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज्ड SOPs बनाए हैं, उसके हिसाब से पेशेंट को वो केयर मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो कंट्रोलिंग में हम वो चेक करेंगे। ठीक है, सो ये थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो Fayol इंट्रोड्यूस्ड 14 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दैट गाइड हाउ मैनेजर्स शुड ऑर्गेनाइज एंड लीड। फाइन, नाउ फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क. Work should be divided based on specialization. This increases efficiency. सही बात है ना, कि आपको पहले काम को डिवाइड कर देना है, ठीक है, और उसमें जो जिस पर्सन को जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, जिसमें वो इफ़िशिएंटली काम कर सकता है, उसको उस स्पेशलाइजेशन वाले काम में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन अ रेस्टोरेंट, कुक, वेटर एंड क्लीनर हैव सेपरेट रोल्स, है ना। कुक का अपना रोल है, वेटर का अपना रोल है और क्लीनर का एक अपना रोल है, राइट। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजर्स मस्ट हैव अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स बट ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्ट्स. बिल्कुल, मैनेजर्स के पास एक अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं अपने लोअर मैनेजमेंट को या अपने लोअर स्टाफ को, बट उनको फिर अगर कोई ऊंच नीच हो रही है काम में, अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट उसका निकल रहा है या तो प्रॉपर काम नहीं हुआ है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, उसका जो रिज़ल्ट आया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजर की ही रहेगी, अगर वो अच्छा हुआ है तो भी और अच्छा नहीं है तो भी. एग्जाम्पल, अ मैनेजर हु हायर्स मस्ट ऑल्सो इंश्योर दैट द एम्प्लॉय परफॉर्म्स वेल. मतलब अगर मैं एक मैनेजर हूँ, मैंने किसी को हायर किया है अपनी कंपनी में, तो ये मेरी ही जिम्मेदारी है कि वो बंदा जो मेरी हायरिंग से या जो मेरे थ्रू आया है वो काम भी करे ऑर्गेनाइजेशन में, उसका काम भी अच्छा हो. ठीक है. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन. एम्प्लॉयज़ मस्ट फॉलो रूल्स एंड रिस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वहाँ पे जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पेक्ट करनी है. जैसे हमें पंचुअल रहना है, हमें टाइम पर आना है अपने काम पे. अगर हमारा कोई ड्रेस कोड है तो हमें ड्रेस कोड में आना है. अटेंडेंस हमारी जो है, ज़्यादा अटेंडेंस के जो रूल्स हैं, मतलब हमें उन्हें फॉलो करना है. ठीक है. सो ये है डिसिप्लिन. फोर्थ इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. एन एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस. मतलब एक ही बॉस, एक ही सुपरवाइज़र कुछ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को, या एक एम्प्लॉय उसके अंडर है तो वो एक से ही अपना ऑर्डर या अपनी कमांड लेगा. ठीक है. अगर दो मैनेजर हैं, वो एक ही बंदे को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो सकते हैं. इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए कि एक सुपरवाइज़र या एक बॉस या एक मैनेजर अपने एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही कमांड देगा. देन नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. टीम्स विद द सेम गोल शुड बी अंडर वन प्लान एंड वन लीडर. मतलब जिन लोगों का एक ही गोल है, वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक ही डायरेक्शन मिलनी चाहिए, उनको एक ही डायरेक्शन चलना चाहिए. मतलब एक लीडर होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए और सेम गोल होना चाहिए अचीव करने के लिए. ठीक है. एग्जाम्पल, अ मार्केटिंग कैंपेन शुड बी लेड बाय वन मैनेजर अंडर वन स्ट्रैटेजी. अगर कोई हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो एक मैनेजर करेगा, अपनी एक कोई स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए करेगा. ये नहीं कि एक ही चीज़ को अचीव करने के लिए 10 लोग जुड़ गए हैं अलग अलग. ठीक है. तो वैसा नहीं होना चाहिए. That is called unity of direction. Sixth is subordination of individual interest to general interest. The organization's interest must come first. मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिशियल है ना, उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके बेनिफिट के लिए हमें क्या करना है, तो पहले हमें उसका सोचना चाहिए. हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट को या अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में रखना चाहिए. ठीक है. अ मैनेजर शुडंट गिव प्रमोशन टू अ रिलेटिव अनलेस क्वालिफाइड. बिल्कुल ये नहीं है कि अगर मैं मैनेजर हूँ, मेरे कोई रिलेटिव अगर मेरे साथ काम कर रहा है, तो मैं एंड इफ़ ही और शी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, या अभी तक वो उस काबिल नहीं हुई है कि उसको प्रमोशन मिले, लेकिन मैं उसको पहले दे रही हूँ प्रेफरेंस, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए. पार्शलिटी नहीं होना चाहिए. ठीक है. हाँ, अगर वो डिज़र्व करता है, अगर उसमें वो सारी क्वालिटीज़ है, वो क्वालिफाइड है अपनी चीज़ों में, तो डेफिनेटली उसको प्रमोट करो, बट नो पार्शलिटी इज़ अलाउड.
नेक्स्ट इज़ रेम्यूनरेशन, दैट इज़ फेयर पे शुड बी गिवन टू एम्प्लॉयज़ फॉर देयर सर्विसेज। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको अपने जो भी काम दिया गया है उसके हिसाब से उनको एक उचित सैलरी दी जानी चाहिए, है ना। सैलरी मस्ट बी अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड रोल, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन टॉप लेवल कंट्रोल एंड वर्कर्स ऑटोनॉमी। मतलब एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए कि कुछ पावर्स जो हैं वो टॉप लेवल में होनी चाहिए, बाकी कुछ पावर्स जो है वो नीचे वाले जो लोअर मैनेजमेंट में लोग हैं उनके पास भी वो पावर्स होनी चाहिए। जैसे कि हेड ऑफिस डिसाइड्स पॉलिसीज़, जो हेड ऑफिस है वहाँ से आपको पॉलिसीज़ डिसाइड होकर आएंगे कि ये पॉलिसीज़ हमें फॉलो करनी है। बट जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, है ना, जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, उनके पास क्या वो होता है, पावर होती है टू हैंडल डे टू डे टास्क। तो जो भी उनके डे टू डे टास्क है उसको हैंडल करने की पावर किसके पास होगी, ब्रांच मैनेजर्स के पास। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। देयर शुड बी अ स्केलर चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। स्केलर चेन मतलब क्या कि ऊपर से लेकर जो हायर अथॉरिटीज़ है वहाँ से नीचे जो वर्कर्स हैं वहाँ तक की एक प्रॉपर एक चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, है ना। जैसे पहले आएगा सीईओ सबसे टॉप पे, फिर उसके बाद सीईओ किसको कमांड देगा, जनरल मैनेजर को, फिर जनरल मैनेजर बताएगा अपने डिपार्टमेंट हेड्स को, डिपार्टमेंट हेड्स अपने सुपरवाइजर्स को बताएंगे और सुपरवाइजर्स फिर बताएंगे अपने वर्कर्स को। ये नहीं कि सीईओ सीधा जाके वर्कर को बोल रहा है या उनसे बात कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एक ये चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट इज ऑर्डर। एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मतलब हर चीज़ को और हर इंसान को अपनी एक सही जगह पर होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टूल्स इन अ वर्कशॉप शुड बी वेल अरेंज्ड एंड ईजिली एक्सेसिबल। मतलब कि एक वर्कशॉप में जो भी सारे सामान हैं, जो भी टूल्स हैं, वो अच्छे से अरेंज होने चाहिए और अपनी अपनी जगह पे होने चाहिए ताकि वो ईजिली एक्सेसिबल हों। नेक्स्ट इज़ इक्विटी। मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड फेयर टू एम्प्लॉयज़, है ना। मैनेजर्स को भी अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, उनके साथ फेयर रहना चाहिए, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे, या तो उनके कास्ट की बेसिस पे हो गया, जेंडर की बेसिस पे हो गया, या कोई भी रिलीजन के बेसिस पे उनको किसी के साथ बायस्ड नहीं रहना चाहिए, उनको एक इक्वल सबको मानना चाहिए। सो दैट इज़ इक्विटी। देन नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। Frequent employee turnover harms productivity. Employees should feel secure in their jobs. मतलब अगर बार बार आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर आपकी कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर करती है ना, और एम्प्लॉयज़ को भी इनसिक्योर फील करवाती है। सो इसीलिए एम्प्लॉयज़ की जो जॉब है उसकी सिक्योरिटी का एक पॉजिटिव फीलिंग उनको होनी चाहिए, प्लस उनकी एक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको अपने एम्प्लॉयज़ को जितना हो सके उतना रिटेन कर रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं वो कंपनी के साथ बने रहते हैं और इसमें कंपनी की ग्रोथ में भी हेल्प होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव। Employees should be encouraged to take initiative and share new ideas. हमें एम्प्लॉयज़ को अलाउ करना चाहिए कि वो अपने आइडियाज़, अपने सजेशंस भी हमको दे सकते हैं, जिससे अगर जो इफ़िशियंसी है, हमारी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ रही है उनके कोई सुझाव से, उनके कोई आइडियाज़ है, तो हमें उसे भी ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एस्पिरिट डी कॉर्प्स, दैट इज़ देयर शुड बी टीम स्पिरिट एंड यूनिटी अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम वर्क और यूनिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर कोई टीम फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंट में अगर किसी ने कुछ अचीव किया है, किसी डिपार्टमेंट ने, कोई टीम ने मिलकर, तो हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए सबको साथ में आपस में मिलकर, है ना। इससे हमारे जो कंपनी में है वो यूनिटी और हार्मनी बनी रहती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है फेयोल्स की थियोरी का। तो इंट्रोड्यूस मैनेजमेंट एज अ यूनिवर्सल फंक्शन। बिल्कुल, मैनेजमेंट को कैसा फंक्शन उसने बताया, यूनिवर्सल फंक्शन बताया, ठीक है। एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो भी प्रिंसिपल्स और फंक्शंस हैं जो उन्होंने दिए हैं ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल
हैं। His 14 principles are the foundation of modern management education। बिल्कुल, उसके जो ये 14 principles थे, इनको एज अ फाउंडेशन कंसिडर करते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के टाइम पे, एजुकेशन करने के टाइम पे, ठीक है। बट इसमें कई क्रिटिसिज्म भी मिले, जैसे हर थियोरी में कोई ना कोई क्रिटिसिज्म ज़रूर मिलता है। वैसे फेयोल थियोरी का क्रिटिसिज्म क्या था, दैट सम प्रिंसिपल्स आर टू जनरल एंड रिजिड। कोई प्रिंसिपल्स जो थे वो बहुत ही रिजिड उनको लगे और बहुत ही कॉमन लगे, ठीक है। डिड नॉट कंसिडर ह्यूमन इमोशंस एंड ग्रुप बिहेवियर। यहाँ पर भी ह्यूमन इमोशंस की कोई बात नहीं की, जैसे पीछे हमने FW टेलर की जो साइंटिफिक थियोरी इसमें भी कोई ह्यूमन इमोशंस की बात नहीं करी थी, वैसे ही यहाँ पर भी नहीं है। और यहाँ पर ज़्यादा मेन फोकस सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही दिया गया है, तो ये भी एक उसका ड्रॉबैक था, ठीक है। सो हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे, दैट हेनरी फेयोल गेव अस अ स्ट्रक्चर्ड वे टू अंडरस्टैंड व्हाट मैनेजर्स डू। उन्होंने एक स्ट्रक्चर वे बताया हमें कि मैनेजर्स क्या करते हैं। एंड हिज 14 प्रिंसिपल्स आर टाइमलेस एंड फॉर्म द बेस ऑफ हाउ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। और उन्होंने बताया कि उनके जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे टाइमलेस हैं, वो हर जगह पे हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, सफल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये थे कुछ फंक्शंस और प्रिंसिपल्स फेयोल के। तो हम लोगों ने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे दैट इज़ ब्यूरोक्रेटिक थियोरी, विच वी विल बी कवरिंग इन आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट 3। सो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई और आपको क्वेश्चंस है, डाउट है, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड टेक केयर।